कहते हैं कि खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है, तो इल्म अदब का आप पर कितना असर हुआ? ये खरबूजा पहले से ही खराब था। खराब था? रंग चढ़ा हुआ था? इस पे रंग चढ़ा हुआ था। वो इसलिए कि मेरे अपने घर का, मेरी जो फैमिली के अंदर थोड़ा ये जो कौम परस्ती वाला एलिमेंट था, वो दिमाग में चीज़ें थीं। नहीं तो हमारी लड़कियां क्या कौम परस्ती, क्या कामरेड सोबो। तो सोबो साहब के घर में आप गई, वहाँ पर जी, वहाँ से क्या कुछ लर्न किया आपने? नो डाउट बाबा से मेरा इश्क था। अगर मैंने किसी से चाह रखा तो एक बाबा थे और साईं जी एम सैयद थे। उसके एक के घर में आप बहू बन के गई? हाथी के दांत दिखाने को और खाने को। मैं बाबा के लिए ही नहीं कह रही, लेकिन ये जो बड़े नाम है ना, उनके घरों की हालत बहुत ख़राब है। मैंने आपको मिसफिट समझ रही थी उसके साथ? मेरे भाई ने मुझे कहा कि अब ये तुम्हारा घर है एट द टाइम ऑफ माई मैरिज। अब तू आई है डोली में, अर्थी में निकलना। अब मैं अर्थी का इंतज़ार करूं, अब मैं मरूं भी नहीं। फिर वकालत आपने शुरू की लड़काना में? नहीं, ये बात ये थी कि मेरा रोज़ चेंज होता था, या जर्नलिस्ट बनूं, या पुलिस में जाऊं, या वकील बनूं। मतलब मुझे जो भी करना था वो दबंग किस्म की चीज़। अच्छा, वकालत के पेशे को आपने अडॉप्ट किया सोबो साहब की वजह से, या वहाँ वो भी शौक था आपको? मैं थोड़ी दबंग रही हूँ। नॉर्मल नहीं थी मतलब? हाँ, इसे आप नॉर्मल नहीं कह नहीं, मैं ये नहीं कहता कि आप एब नॉर्मल थी, मतलब कि नॉर्मल नहीं थी आप। मतलब मुझसे एक तो ज्यादती बर्दाश्त नहीं होती थी, और मैं दिलेर थी। एलएलबी करने के बाद आपने बाज़ाब्ता वकालत जो शुरू की, तो कामिल सोबो ने क्या कहा आपको? बाबा मुखालिफ थे। उनको एक डर था कि वकील बनाऊंगा तो जो इसके साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं तो ये इसके खिलाफ खड़ी होगी। इलेक्शन में हारने के बाद फिर जो है ना, क्या दिल शिकस्त हो गई? आपने किनारा कशी अख्तियार किया या? नहीं नहीं, इतनी कमज़ोर कहाँ हूँ कि इतनी सी बात पे दिल शिकस्ता हो जाऊँ। मैं गिर के उठने वाले लोगों में से हूँ, और जब गिर के उठता है ना जो बंदा, वो और ताकतवर होके लेकिन उठता आपने है। साथ साथ से किनारा कशी करके वकालत में आ गए, नहीं फिर नहीं, वकालत। वकील सियासतदान होता है। मुल्क को बनाने वाले कौन थे? वकील थे। महात्मा गांधी वाज वकील, एडवोकेट। जना वाज एडवोकेट। जब मैं लाड़काना आई तो भाई वो एक एक दिन गुजारना, इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। कि फीमेल मोस्टली लोग आते थे, चलो एक वायाणी वकीलियाणी आई है, उसको देखने चलें। मैं समझती मेरा क्लाइंट आया है, नहीं तो वो सिर्फ देखने आते थे। कि ये तो क्लाइंटों की बात हुई कि आपको केस देने की बजाय देखने आते थे। देखने आते थे। वकील साथियों का क्या रवैया था आपके साथ? वकीलों का भी यही है कि चाय पिए, हमारे साथ बैठे। जजेस का क्या रवैया था? जजेस का भी यही था। फिर आपने नहीं सोचा कि गलत जगह आ गई हो? मैं रोती थी आके घर पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मंसूर मुगेरी और आप देख रहे हैं मंसूर नामा। आज जो हमारे पास गेस्ट हैं वो हैं तो फिज़िकली लेडी, लेकिन इस मर्दों के मुआशरे में, मर्दों की बालादस्ती वाले सिस्टम में वो किसी मर्द से कम नहीं, बल्कि मैं ये कहूँ भी गलत नहीं होगा, कई मर्दों से ज़्यादा बोल्ड हैं, कई मर्दों से ज़्यादा हार्ड वर्कर हैं। उन्होंने एक अपनी पहचान बनाई है। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ हम करते हैं। आज हम उनको वेलकम भी कहते हैं। मैडम कल्पना देवी साहिबा, वेलकम एंड भलीकार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा मैम, ये बताएं कि आपकी शादी हुई लाड़काना में और शोभो ज्ञान चंदानी साहब से, इनके बहुत बड़े नाम और अदीब हैं, उनके बेटे के साथ उस घर में आप ब्याह के चली गई, बहू बनी शोभो साहब की। कहते हैं कि खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है, तो इल्म अदब का आप पर कितना असर हुआ? थैंक यू मंसूर साहब, मुझे आपने यहाँ इनवाइट किया। आई एम हाईली थैंकफुल टू यू। आपके प्रोग्राम में देखती हूँ, और बड़े आप जा रहे हैं तेज़ी से। ये खरबूजा पहले से ही ख़राब था। खराब था? रंग चढ़ा हुआ था? इस पे रंग चढ़ा हुआ था। वो इसलिए कि मेरे अपने घर का, मेरी जो फैमिली के अंदर, मतलब शहर से ताल्लुक़ रहा, तो मेरी फैमिली में थोड़ा ये जो कौम परस्ती वाला एलिमेंट था, वो दिमाग में चीज़ें थीं। नहीं तो हमारी लड़कियां क्या कौम परस्ती, क्या कामरेड सोबो, क्या और चीज़ें, ऐसी चीज़ें हमारी कम्युनिटी में बहुत कम होती हैं। मैंने पहली नज़म जो लिखी वो 4th क्लास में लिखी, लेकिन मेरे घर का माहौल इतना सख्त होता था। मैंने अपने भाइयों के नाम रखे हुए थे कि एक मौलाना फजल रहमान है मतलब इस तरह के नाम होते थे वाकई? कि बहुत सख्त माहौल होता था। मतलब प्योरली प्योरली एक जैसे सिंधी फैमिली होती है कि चादर पहनना है, मतलब
आवाज़ धीमी रखनी है, ये वो जैसे भी होता है। लेकिन ये था कि घर में जो एटमॉस्फेयर था, किताबें होती थीं, और मेरा तो रूटीन रहा कि मुझे रात को नींद नहीं आती थी जब तक मैं पढूं नहीं, और जब तक मैं 1-2 पेज पढूं नहीं कुछ पढ़ने का मुराद है निसाब या नो 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 लिटरेचर? लिटरेचर। मैंने अमर जलील को उस दौर में पढ़ा, नसीम खल को उन दिनों में पढ़ा, परवीन शाकिर को उन दिनों में पढ़ा। तो ये एक मतलब मेरे घर में वो अवेलेबिलिटी भी थी। मेरा भाई जो था उसको बड़ा शौक़ होता था, तो ये चीज़ें वहाँ से आईं। लेकिन ये तो इसमें कोई शक नहीं कि कॉमरेड के घर में आने के बाद एक लिबर्टी मिली कि आपके अंदर जो है उसको थोड़ा निकलने में, उसको फाइन करने में उनका हाथ है। कि मैं उनके साथ बड़ा बोल्डली निकल जाती थी। हमारे घर में अदबी संगत की मीटिंग होती थी, तो मैं उनमें जाके बैठती थी, अपनी शायरियाँ सुनाती थी, और लोग बड़े, क्योंकि फ़ीमेल शायरी सुनाए तो दूसरे लोग बड़ा महसूस करते हैं उसको, तो वाह वाह उसी टाइम में शुरू हो जाती। इतनी वाह वाह होती थी कि खामखा भी वाह वाह होती थी। तो ये चीज़ें मतलब शायरी में दमखम नहीं था, हाँ फिर भी थी, फिर भी वाह वाह ज़्यादा थी। वो जो खलील की वो जो नहीं ट्रकों के पीछे लिखी होती थी, तो उस टाइप की शायरी पे भी वाह वाह होती थी। आप क्या समझते हैं कि फीमेल कहे और शायरी करे वाह वाह ना हो? वाह वाह ना हो? अच्छा हो ठीक है। नहीं सकता। तो वहाँ से आपको फिर नया शौक़ हुआ? शौक़ था उसको, मतलब ये था कि उसको आवाज़ मिली। हालांकि मैं खैरपुर रेडियो स्टेशन स्टार्ट हुआ था, तो मैं उस पर अपनी कहानियाँ भेजती थी, लेकिन नॉट माय नेम, किसी और के, क्योंकि भाई जालिम थे। अच्छा। हाँ, उनको मतलब ये तो सब पढ़ना लिखना तो ठीक है, लेकिन उनकी बहन की ये चीज़ बाहर आए तो ये थोड़ा ऑकवर्ड था, और वो दौर भी कुछ अलग था। एक भाई को तकरीरें लिख के देती थी तो उसकी बड़ी वाह वाह होती थी, लेकिन बताता नहीं था कि बहन की ने लिख के दी है। अच्छा। तो ये चीज़ें जैसे होती हैं हमारी अच्छा सोसाइटी ठीक है। में। फिर सोबो साहब के घर में आप गई, वहाँ पर जी, वहाँ से क्या कुछ लर्न किया आपने? वहाँ से लर्न मैंने इतना नहीं किया। वहाँ के का जो भी दौर था, नो डाउट बाबा से मेरा इश्क था। अगर मैंने किसी से चाह रखा तो एक बाबा थे और साईं GM सैयद थे। तो ये मेरी मतलब होती थी कि मैं मरने से पहले इन 2 लोगों से मिलूं। ये शादी से पहले की ख्वाहिश थी? ये शादी से पहले की ख्वाहिश थी। शादी के बाद ख्वाहिश चेंज हो गई। एक के घर में आप बहू बन के गई? बहू बनी, और ये मेरे लिए प्राइड था, मेरे लिए ऑनर भी था। लेकिन जो सर्कमस्टांसिस थे ना, उसमें हमारे यहाँ जो एक होती है ना कि हाथी के दांत दिखाने को और खाने को, मैं बाबा के लिए ये नहीं कह रही, लेकिन ये जो बड़े नाम है ना, उनके घरों की हालत बहुत ख़राब है। सही नहीं है वो इसलिए कि शायद वो दुनिया के बनाने के चक्कर में इतने इंडल्ज हो जाते हैं कि उनके घरों में क्या होता है उनको पता नहीं चलता। और ये मैंने चीज़ें काफ़ी घरों की, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल घराने में आ गई, तो मेरे घर में तो सब आते थे, वो पीपल्स पार्टी के लोग हों, वो फंक्शनल के लोग हों, कौम परस्त हो, मेरे घर सब आते थे। तो मैंने जब जब करीब से देखना शुरू किया ना, तो फिर मुझे बहुत रिग्रेट हुआ कि ऐसा क्यों, इतने बड़े नाम हों और उनके घरों में ऐसे हालात हों। तो आपको मैं अब क्या मैं नाम लूँ, आप तो खुद मीडिया से। सोबो साहब के सामने फिर आपने ये बात रखी कि बाहर मैंने कुछ और सुना था? बाबा के हवाले से नहीं था, लेकिन घरों को उन्होंने उस लेवल, घर में अभी भी आपको कामरेड के घर में कोई भी बंदा नहीं मिलेगा। एक कल्पना इज़ द बहू, लेकिन उनका कोई बेटा आपको नज़र नहीं आएगा, उनकी बेटियां नहीं आएंगी, क्योंकि वो इल्म, वो शऊर, वो जो उनकी थी ना एक जिज्ञासा, वो तो उन्होंने दी ही नहीं, किसी को नहीं दी, वो ट्रांसफ़र ही नहीं हुई। अगर हुई तो वो मेरे हस्बैंड थे जिनकी डेथ हो गई, वहाँ तक रही, वो वहाँ तक रही, लेकिन वो भी सही तरीके से बाहर नहीं आ सकी, बिकॉज के ना संभालने वाला जो इशू था वो उनके बच्चों पे हावी हो गया। और इन बड़े घरों के बच्चे जो हैं, आपने कभी कभी सुना होगा कि बड़े घरों के बिगड़े हुए बच्चे, शायद मैं प्रॉपर एक्सप्लेन अभी इसलिए नहीं कर सकती कि ज़ाहिर मेरा घर है, लेकिन मैं ये ज़रूर मेरी ये एक डिज़ायर है, क्योंकि मैं बाबा के साथ रही तो मुझे ये चीज़ हमेशा मेरी सिक्स सेंस में मुझे अनाम करती रही
टच करती रही, लगती रही कि कम से कम वो जो गलतियाँ उस घर में हुई कम से कम मैं अपने बच्चों के साथ ना करूं। तो मैं कल्पना जो थी उसने जॉइंट इलेक्शन के लिए स्ट्रगल की तो बच्चे लेके गई। 3 महीने का बेटा था और 3 साल की बेटी थी, तो मैं उनको लेके जाती थी ताकि मैं उनको ऐसे माहौल के हवाले ना करूं जहां से मेरे बच्चों पे भी ये उंगली उठे कि बड़े घरों के बिगड़े बच्चे। तो मैंने उनको वो शिक्षा दी, वो तालीम दी। एक होती है तालीम, एक होती है शिक्षा, तरबियत, जिसको शिक्षा कहते हैं, तरबियत कहते हैं। भेटाई गोट ने कहा है ना कि पढ़्यो था पढ़न, कढ़न की न कलूब में। आपने पढ़ा तो लिया, शिक्षा तो नहीं आई, उसका इम्पेक्ट नहीं आया, वो तो नहीं आई, वो नज़र आनी चाहिए ना। बच्चे हमारा असासा है। तो साईं बड़े को सुब्बू साहब को ये रियलाइजेशन आई एंड में कि बिल्कुल मेरे बच्चों में वो चीज़ नहीं है जो जो मुझ में है या जो मैं देना चाह रहा हूँ। हाँ, तो वो ट्रांसफ़र नहीं हुई ना। और किसी में मैंने देखा कि शौक़ भी नहीं था सिवाय उनके बड़े बेटे में। लेकिन बड़े बेटे को तो वो आई, लेकिन मसला ये था कि वो ट्रांसफ़र नहीं हुई बिकॉज़ उसकी जो हैबिट्स थी, उसकी जो बातें थी, वो चीज़ें उसको निकलने के लिए दे ही नहीं रही थी रास्ता, वो सप्रेस हो गई चीज़ें। इन बड़े घरानों में फिर आप कैसे निकल सकी वहाँ से? मैं इसलिए निकली कि शायद जो हमने अपनी तरबियत अपने घराने से ली, अपनी वालदा से, एक तो जिस बंदे से उन्होंने मेरी शादी की वो रिग्रेट रहेगा सारी ज़िंदगी। उसको शादी नहीं करनी चाहिए थी और कामरेड को बेटे की शादी नहीं करवानी चाहिए थी। अच्छा जी। और किसी ऐसी लड़की को सिर्फ इसलिए कि कभी कभी बच्चा कभी करता है ना आपसे, सिंधी में कहते हैं ना अंगल कंदो बार, हाँ, जिद करता है। तो कभी कभी बच्चा कहता है कि मुझे चांद चाहिए। तो मेरी अगर वालदा होती, शायर की लाइनें भी है ना, चंद्र घुरन था खेडण लाए ॿारनि खे चाहे भोगियो यार असां था। चांद तो मांगते हैं खेलने के लिए लेकिन भुगतना हमें पड़ता है। तो उसने क्या किया कि हमारी अगर वालदा होती तो हमें किसी पानी में दिखा देती कि ये चांद है, देख लो। कामरेड ने ये किया कि उसको चांद ही आके दे दिया और कुर्बानी का बकरा बन गई वो। लेकिन क्योंकि मैंने उस बंदे से, अपने ससुर से, उस शख्स की तो मैं कोई वो नहीं करूँगी कि उसने अपने बेटे की मजबूरी में कर दी ये बात, लेकिन कुर्बान कर दिया। लेकिन ये था कि मैंने उनसे निभाया और आखिर तक निभाया। अपने आप को मिसफिट समझ रही थी उसके साथ? मिसफिट कोई था ही नहीं किसी भी चीज़ की। हमारी आपस में जैसे एक कंपैटिबिलिटी होती है वो थी ही नहीं। लेकिन क्योंकि मेरे भाई ने मुझे कहा कि अब ये तुम्हारा घर है, एट द टाइम ऑफ माई मैरिज, एट द टाइम ऑफ रुखसती, अब तू आई है डोली में, अर्थी में निकलना। अब मैं अर्थी का इंतज़ार करूं, अब मैं मरूं भी नहीं तो अर्थी कहाँ से निकले। ये हमारे कई घरों में रिवायतें हैं कि अर्थी पे निकलना, दुल्हन की उस पे जाए। हाँ, और जब वापस आए तो अर्थी पे आए। उस पे यार अर्थी के लिए भी डेड बॉडी में जब आए तो बाकी उसके बगैर आपने नहीं छोड़ा, आप नहीं निकलना। अभी अर्थी के लिए तो फिर वेट करना पड़ेगा क्योंकि एज डिफरेंस भी था, 21 ईयर्स का एज डिफरेंट था उनके साथ। हाँ, एनीवेज एक वो चीज़ थी, पर आपने निभाया। मैंने लर्न किया वहाँ से। कई दफ़ा टूटी, कई दफ़ा जुड़ी। कभी लिखा कि ए सिंध जा अज़ीम ॾाहा तोते मूं श्रद्धा जा गुल वसाया, जेके तू पंहिंजे पेरनि हेठां लताड़िया। मतलब बहुत सी एक फीलिंग्स आई गई। लेकिन एक टाइम ये हुआ कि बेटी हुई तो मुझे एक थी कि हो सकता है, लेकिन वो भी नहीं, मामला नहीं हुआ ठीक। लेकिन बाबा से मेरी कमिटमेंट थी और उनकी भी थी कि मुझे तुमने छोड़ना नहीं है, और मेरी भी थी कि मैंने छोड़ना नहीं है, क्योंकि आखिरी एज में थे वो एज के। और बेटे की जो ऐसी कंडीशन हो ना तो वालिदैन के लिए मौत के बराबर होती है, और एज अ फादर वो मजबूर थे। क्या ये बात सही है कि वो ड्रग एडिक्ट बन गए थे? जी, फुल टाइम ड्रग एडिक्ट। और इत्तेफाक ये था कि उनको जब एड्स हुई तो मुझे किसी ने नहीं बताया, और मुझे डॉक्टर ने बताया जो उनका इलाज कर रहा था। उसके बाद तो बस हालात ऐसे थे कि सिर्फ नाम के हस्बैंड वाइफ थे हम लोग, पर मैंने उसकी भी सेवा की। ना सिर्फ उसकी की, जितनी बन पड़ी बाबा की, उनकी मिसेस हों, उनकी फैमिली। अभी भी मेरा अपनी उस फैमिली से वो ही संबंध है,
वही ताल्लुक़ है, मैंने छोड़ा नहीं है ज़बरदस्त। और निभाऊंगी जब तक मुझ अच्छा, में जान है। शोभो साहब, आखिर में आपको क्या कहते थे सिंध के हवाले से, सिंध के लोगों के हवाले से, फैमिलीज़ के, बच्चों के, कोई ऐसी प्रोडक्शन जो जिसको हम यादगार कह सकें, क्योंकि वो एक बहुत अजीम इंसान थे। उसमें कोई शक नहीं है। बाबा को जो सिंध से इश्क था ना, वो इश्क ऐसे भी था कि जब हमारे शहीद बशीर खान कुरैशी साहब जिंदा थे, खुदा उनको जन्नत नसीब करे, तो उनकी शहादत से 3 दिन पहले वो मेरे घर आए लाड़काना में। और बशीर खान कुरैशी मुझे जीजा कहते थे और मैं उनको कभी भी भूल नहीं पाती। वो जब आए थे तो बाबा और उनकी ये गुफ्तगू चली कि बाबा तो सबके ज़ाहिर बड़े थे, बशीर, और अब तुमने और मुझे और कल्पना ने हमने निकलना है कि ये जो सिंध में ट्राइबल इश्यूज़ हो रहे, झगड़े हो रहे हैं, हम चलेंगे सबके पास ताकि ये ट्राइबल इशू जो हैं इनको हम बंद करवा सकें। और उसमें ये है कि पीस ऑफ सिंध जो है वो ख़राब हो चुका था झगड़ों की वजह से, वो सही रहे। तो वो चीज़ों के लिए हम लोगों ने ये स्ट्रेटजी बनाई। और तीसरे दिन, जिस दिन बशीर भाई की शहादत हुई है, उस दिन उनका नाश्ता था मेरे घर में, उनको नाश्ता करना था मेरे घर में। और वो मुझे पता चला रात के मिडनाइट में कि मिस अली राइज़र हूँ, तो पता चला कि उनकी शहादत हो। तो ये हमारी थी। शोभो साहब तो उस वक्त तक जिंदा नहीं थे ना? नहीं, बाबा थे। बशीर साहब जब थे, बशीर भाई जब जिंदा थे तो बाबा थे। अच्छा। और वो 3 दिन पहले ही हमारे घर आए, अपनी शहादत से पहले। तो ये हमारा आगे का प्लान था कि हम लोग जाएंगे और इस तरह सबके पास ट्राइबल इशू के लिए सबके पास जाएंगे। पीस ऑफ। शोभो साहब तो एक विजनरी शख्सियत थे ना जी। तो उनकी विजन में क्या ख़ास चीज़ थी सिंध के हवाले से जो उन्होंने आपको तलकीन की या दूसरों के लिए आपको कहते होंगे? बस उनका ये था कि मेरा सिंध जो है उसमें वो अमन और शांति हो जो हमारे सिंध के ख़मीर में है, कि हम आपस में, मंसूर मुगेरी मंसूर है, कल्पना अगर कल्पना है, सोबो अगर सोबो है, लेकिन इस सिंध की मिट्टी में एक चीज़ है कि मंसूर जो धर्म मज़हब उनसा, कल्पना जो धर्म उनसा। हमने कभी भी धर्मों को और मज़हबों को, लकुम दीनकुम वली दीन, हाँ, वो तो कभी सिंध का डीएनए रहा ही नहीं। तो वो ही ख्वाहिश थी और वो मेरी डिज़ायर है कि मरने से पहले मैं एक दफ़ा अपनी सिंध को इस तरह देखूं जो मुमकिन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये बाबा की डिज़ायर होती अच्छा, थी। वकालत के पेशे को आपने अडॉप्ट किया शोभो साहब की वजह से या वहाँ वो भी शौक़ था आपको? बिफ़ोर मैरिज बच्चा होता है ना, मैं थोड़ा बच्चों से हटके होती थी, मैं थोड़ी दबंग रही हूँ। नॉर्मल नहीं थी मतलब? हाँ, इसे आप नॉर्मल नहीं कह नहीं, मैं ये नहीं कहता कि आप एबनॉर्मल थी, मतलब नॉर्मल नहीं थी आप। मतलब मुझसे एक तो ज़्यादती बर्दाश्त नहीं होती थी और मैं दिलेर थी। मैं आपको एक वाक़या सुनाऊं कि 88 में सिंधी महाजर झगड़े थे और मैं सखर से थी, तो सखर में ये चीज़ बहुत ज़्यादा थी। तो हमारे बच्चे गए हुए थे स्कूलों में और फायरिंग शुरू हो गई और हर घंटे के बाद सिचुएशन चेंज होती थी, हमें पता ही नहीं चलता था। मेरे भतीजे स्कूल में थे, भतीजियाँ, बहनें, छोटे बच्चे जैसे होते हैं। मैं निकल पड़ी, घर को बताया ही नहीं। गोलियाँ चल रही हैं और जिस इलाके से मैं जा रही हूँ वो हमारा एंटी इलाका था, उसमें से जा रही हूँ कि मैंने बच्चों को लेके आना है। और मैं थोड़ी मशहूर होती थी अपने स्कूल में, तो बच्चों ने जो मुझे देखा, अपने ही स्कूलों के थे। मेरा नाम लीला है, कल्पना बाद में हुआ। लीला बाजी आ गई, लीला बाजी, हमें घर जाना है। तकरीबन 150 बच्चे बच्चियाँ, मुझे पता नहीं था वो किस घराने के हैं, उन सबको लिया है। आगे आगे मैं चल रही हूँ, सारे बच्चों को, उन बच्चों को लिया है। आगे आगे मैं चल रही हूँ, गोलियाँ सामने चल रही हैं और बच्चों को छुपाते छुपाते आई हूँ। एक घर था, गौरी जो कपड़े की शॉप है सक्कर में, गौरी शॉप, बड़ी नामवर शख्सियत हैं, उनका घर आता है। उनकी कोई घर की बंदी थी कि बच्चों अंदर आ जाओ। मैंने समझा ये हमारे अपोजिट पार्टी है, कैसे जाऊं। मैंने कहा नहीं, मैं बाहर मरूंगी, तुम्हारे घर आके नहीं मरूंगी, मैं भी तुम्हारी हूँ, आ जाओ। तो वहाँ से हमने फ़ोन किया है, मैंने किया उनके घर से, और उसके बाद कमांडोज आ गए हैं और फिर उनकी तहवील में मैंने बच्चों को घर छोड़ा। मतलब है कि आपके अंदर में एक
एक कामरेड भी है आपके अंदर में, हाँ एक जांबाज भी है, हाँ है। ऐसे ही है ना? और कि जब दूसरों मैं को जो, हाँ, आई और मैंने अपने अम्मी और अब्बू को परेशान देखा गली के नुक्कड़ पे, तो अब्बा मुझे देख रहे हैं, चोरी छाती करें तुम। अब्बा छोटे बच्चे थे, तुझे कुछ हो जाता तो? मैंने कहा अब्बा इनको अगर कुछ हो जाता तो ये है थोड़ा बहुत दिमाग में। फिर वकालत आपने शुरू की लड़काना में? नहीं, ये बात ये थी कि मेरा रोज़ चेंज होता था, या जर्नलिस्ट बनूं, या पुलिस में जाऊं, या वकील बनूं। मतलब मुझे जो भी करना था वो दबंग किस्म की चीज़ करनी थी, जर्नलिस्ट का ख्याल कैसे आया? क्योंकि लिखती थी हम्म, और मुझे अच्छा लगता था लिखना पढ़ना। और अच्छे अच्छे लोगों को जब मैं पढ़ती थी, तो एक ख़ास तौर पे मुशाहिद हुसैन सैयद को जब भी मैंने पढ़ा, और उन दिनों में जो लिखते थे, उन दिनों में काविश आना शुरू हुई, नामा लोग लिखते थे। नामर लोग उसमें लिखते चलो थे। फिर आप न जर्नलिस्ट बने न पुलिस वाली बनी, फिर हाँ, वकील बन गई। वकील बन गई, क्योंकि मेरी शादी बहुत अर्ली एज में हो गई। आई वॉज 19 ईयर्स, तो बीए पार्ट 1 किया था, पार्ट 2 मैंने शादी के बाद दिया। और एलएलबी मैंने की है कि मेरी फर्स्ट बेबी जो मेरी बेटी है, वो डिलीवरी हुई है, तो मैंने फर्स्ट ईयर दिया है। डिलीवरी मतलब हुई है, हफ्ते के बाद मैंने एग्ज़ाम दिया है। तो इस तरह बस। एलएलबी करने के बाद आपने बाज़ाब्ता वकालत जो शुरू की, तो कामिल सोबो ने क्या कहा आपको? बाबा मुखालिफ थे, अच्छा। क्योंकि जो उनके घर के हालात थे, तो उनको ये था कि ये हमें सामने आएगी, ये हमारे, उनको एक डर था कि वकील बनाऊंगा तो जो इसके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं तो ये इसके खिलाफ खड़ी होगी। तो उनके जो बड़े भाई थे, वाजब वडेरो, बाबा उनके जो हाँ, बड़े भाई हैं, वो वो तो वडेरो थे। तो बाबा ने कहा कि नहीं, क्यों नहीं करे, करनी चाहिए इसको। तो फिर मैंने पार्ट 2 भी दिया, और सखर फिर मैंने प्रैक्टिस जो शुरू की सखर की, क्योंकि लाड़काना में कोई फीमेल एडवोकेट थी ही नहीं। तो आप तो फीमेल थे ही नहीं ना? उन दिनों में थी। उन दिनों में थी। वो इसलिए अच्छा। कि एक सच तो है ना, सखर में कुछ लड़कियां थी, फ़तेह मलिक साहब के पास में आई, फिर भजन लाल साहब मेरे उस्ताद रहे, वो भी एक्स चीफ हाँ, जस्टिस बहुत रहे। नामवर वकील भी हाँ, रहे ना। और फ़तेह मलिक साहब वहाँ पर थे, जो हमारे एडवोकेट जनरल भी रहे। तो वहाँ इसलिए की कि थोड़ी मैं नो हाउ लूँ। पर जब मैं लाड़काना आई, तो भाई वो एक एक दिन गुजारना, इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। कि फ़ीमेल मोस्टली लोग आते थे, चलो एक वायाणी वकीलियाणी आई है, उसको देखने चलें। मैं समझती मेरा क्लाइंट आया है, नहीं तो वो सिर्फ देखने आते थे। एक मतलब अजीब सी बात थी कि डॉक्टर तो थी डॉक्टरियाणी, हम हाँ, लोग फीमेल बना देते हैं हर चीज़ को, हाँ। वकीलियाणी, तो वो वकीलियाणी को देखने के लिए आते थे। तो केस नहीं दे रहे थे आपको? केस नहीं था। बाबा के पास तो वैसे ही नहीं थे, हाँ, क्योंकि बाबा का सोशल वर्क होता था, हाँ, ज़्यादातर उसी तो में। हमारे पास केसेस होते नहीं थे। फिर और क्या करती थी? बैठी रहती थी? बैठे रहते थे, क्योंकि ये सबर तो करना था हमें। हम्म। फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा काम क्यों आपके ये तो क्लाइंटों की बात हुई कि आपको केस देने की बजाय देखने आते थे। देखने आते थे। वकील साथियों का क्या रवैया था आपके साथ? वकीलों का भी यही है कि चाय पिए, हमारे साथ बैठे, क्योंकि इतने वकीलों में एक फीमेल है, और माशाल्लाह खूबसूरत भी थी आप। शायद। जजेस का क्या रवैया था? जजेस का भी यही था। फिर आपने नहीं सोचा कि गलत जगह आ गई हो? मैं रोती थी आके घर पे, और कई दफ़ा टूटी कि मैंने कहा यार मैंने ये कोई गलत फील्ड तो नहीं ले ली। लेकिन ये था कि आपको ये चीज़ें ना सिखाती हैं। मजबूत बना दिया। मैंने बहुत लर्न किया, और बहुत अच्छे भी लोग थे, मेरा ग्रुप बहुत अच्छा था। बाबा के साथ जो उनके पार्टनर थे, उन लोगों ने मुझे बड़ा हौसला दिया, मुझे खड़ा करने में, कल्पना को कल्पना बनाने में उन लोगों का हाथ है, आप नाम बाबा बताएंगे? से ज़्यादा। कुछ नाम बताएंगे, शेयर करेंगे कि किन्होंने आपको ज़्यादा स्ट्रेंथन किया? काजी मंजूर साहब, वो अभी रिटायर हैं, अपना एटीसी के जज रहे, वो बैठ के मुझे ड्राफ्टिंग करवाते थे। अहमद अली शेख साहब, एक्स चीफ साबिक, जज हाँ, साहब, वो उन दिनों में वकालत करते थे वो लड़के। वकालत करते थे और बाबा के जूनियर थे। अमान साहब भी करते थे, लेकिन अमान साहब थोड़ा बिज़ी रहते थे क्योंकि वो सोशल थे। तो हम लोगों का जो ग्रुप होता था, जिसमें काजी साहब होते थे, अहमद अली साहब होते थे, तो बाबा को भी बड़ी तसल्ली होती थी कि मेरी बहू
इनके साथ प्रोटेक्ट है। तो इन लोगों ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया और हिम्मत जो दी, क्योंकि जब मैंने पहली दफ़ा एक बेल एप्लीकेशन बनाई थी, आर्ग्यू कर रही थी, तो मुझसे आर्ग्यू नहीं हो रहा था। तो अहमद अली साहब मेरे साथ खड़े थे। तो इन लोगों ने जिन्होंने मेरे साथ हेल्प की उनको मैं आज तक नहीं भुला पाती। अच्छा, कहते हैं जो नया वकील जाके जज के सामने खड़ा हो या खड़ी हो जाए तो हाथ पांव कांपते हैं जज को हाँ देख हाँ के। हाँ, ये बिल्कुल। नौबत आई आप पे? ये नौबत आई क्योंकि जब मैं सखर में थी तो मेरे सीनियर ने मुझे कहा कि कल्पना जाओ, ये एडजमेंट दे रहा हूँ, जज को बस दे देना, जज कुछ नहीं कहेगा। ये सर ये है क्या, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडजमेंट? ये दरख्वास्त होती है कि मैं ठीक नहीं हूँ। तो मैंने कहा सर आप तो ठीक हो, मुझे केस नहीं चलाना। मैंने कहा सर ये तो झूठ है ना, बाबा तुम जाओ बस जज को देना। मैं जब गई, जब सर का वो कॉल हुआ तो मैं जाके खड़ी हुई तो मेरे तो हाथ पांव फूले हुए थे। तो जब मैंने दिया कि मैं सर माय सीनियर इज़ नॉट वेल, और ये अल्फाज भी नहीं निकल रहे थे। तो उसने कहा कि आप नहीं हो मैडम, आपका नाम क्या है? मैंने कहा सर कल्पना। तो उसने कहा आप इस पे लिखें कि जूनियर ऑफ सो एंड सो, मेरे सीनियर हैं। तो मुझसे वो जूनियर और वो नहीं लिखा जा रहा था, खौफ में, हिरास में। हाथ पाँव से फूले। तो उस बेचारे ने मुझे वो बताया कि इस तरह लिखना है। बहुत अच्छे लोग भी मिले, ऐसा नहीं है कि हर वक्त। और एक अच्छी बात ये हुई कि जब मैं स्ट्रेंथनिंग हुई मेरी हुई, तो अब माशाल्लाह लाड़काना में बहुत सी लड़कियां हैं। मैंने उनके लिए बार रूम अलग किया, मैंने लड़कियों को इतना इनकरेज किया। अभी माशाल्लाह से सिलसिला चल पड़ा है। इतना चल पड़ा है कि मैं क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट रही, फिर तो मैं मुसलसल इलेक्शनों में आना ये वो तो चलती रही, मतलब मैं स्टॉप नहीं हुई। अच्छा, वकालत से फिर आप जो है ना सियासत में गई, आपने जो है इंतखाबात भी लड़ी वहाँ से जी, लड़काना, ठीक है। तो वो तजुर्बा कैसा रहा आपको? बहुत अच्छा रहा। आज़ाद हैसियत में लड़ी या कौम परस्तों के प्लेटफार्म पे? नहीं, कौम परस्तों के प्लेटफॉर्म पे कभी भी नहीं हुई, क्योंकि मैं एफिलिएटेड थी PMLQ से, क्योंकि मुशाहिद साहब की वजह से, क्योंकि बाबा के बहुत अच्छे दोस्त रहे, तो मैं उनके साथ उनकी पार्टी में रही ज़्यादातर। तो मुझे पहली दफ़ा सेनेट की सीट मुझे मिली, और वो पहली दफ़ा था कि पाकिस्तान के अंदर किसी हिंदू फीमेल को सेनेट की सीट मिली। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, और बाबा का जो था ऊपर सिलसिला वो इतना ख़तरनाक था, वो मुझ पे भी इफ़ेक्टिव था। तो वो इलेक्शन सेनेट की, और पीपल्स पार्टी में फिर मेरे मना एंटी ग्रुप में पीपल्स पार्टी ने रत्ना को सीट दी। अब वो पैसे वाले लोग थे, तो मैं जीत नहीं पाई, वो जीत के आई थी। नहीं तो पहले तो पार्टी वाले खुद जितवाते थे ना, वो आपको खर्च करने की ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझे ये पता चला कि हमारी पार्टी में मुझे सीट देने के बाद फिर कोई घपला हुआ। तो दूसरी कैंडिडेट थी, सीमी नाम था उनका, तो उनको उन्होंने, सीमी या ऐसा कोई नाम था, उनको वो दी। लेकिन इस कंडीशन में भी मैंने 45 वोट्स लिए, और ये बड़ी बात थी। 45 वोट आपने जो लिए उसमें पैसे भरे या ऐसे? 47 सॉरी, कुछ नहीं पैसे नहीं पैसे नहीं, भरे? कुछ भी नहीं भरा। तो फिर इतने वोट कैसे मिले? वो ऐसे था कि जैसे इलेक्शन के अनाउंस हुई तो अरबाब साहब थे, अरबाब साहब मेरे साथ बहुत अच्छे थे, मुझे दादी कहते थे। तो मुझे बुलाया एकदम से कि ये दादी तुम्हारे लिए तो 33 तक था कि जो बचेंगे वो तुम्हारे खाते में आए, ये 47 तुमने कहाँ से ले लिए? तो खुद ही कहने लगा कि ये जो ऐसे सबसे मिलती है ना, शायद लोगों ने इसको ऐसे दिए हैं। तो हो गया ये। और उसके बाद भी पार्टी ने मुझे उस दौर में सेनेटर के लिए कितने पैसे चाहिए थे? उन दिनों में मुझे पता ही नहीं था कि सेनेट के लिए ये है, क्योंकि मुझे तो ऐसे मिली थी, तो मुझे इतनी नो हाउ ही नहीं थी कि क्या है। और फिर तो पता लग गया ना, फिर लग कि गया। एक सेनेटर बनने के लिए कितने पैसे चाहिए। बहुत चाहिए। अब कितने चाहिए? अब तो मेरी सोच से ज़्यादा है, अब तो सोच से ज़्यादा है। अच्छा, फिर जब आपने लड़काना के शहर से सूबाई असम्बली के इंतखाबा लड़ा, वो किसके कहने पे लड़ी? पार्टी, क्योंकि मुझे जनरल सीट भी थी और मुझे रिज़र्व सीट भी थी। ये 2007 की जो इलेक्शन हुई थी, 7-8 वाली, तो ये जो बीबी की शहादत हुई,
तो हमारी पार्टी तो धुल गई। तो क्यों पूरी सिंध में धुल गई है? और वो बिल्कुल धुली। और फिर भी आपको कितने वोट पड़े? मुझे 5000। इलेक्शन में हारने के बाद फिर जो है ना, क्या दिल शिकस्त हो गई? आपने किनारा कशी अख्तियार किया या? नहीं नहीं, इतनी कमज़ोर कहाँ हूँ कि इतनी सी बात पे दिल शिकस्ता हो जाऊँ। मैं गिर के उठने वाले लोगों में से हूँ, और जब गिर के उठता है ना जो बंदा, वो और ताकतवर होके लेकिन उठता आपने है। साथ से किनारा कशी करके वकालत में आ गए। नहीं फिर नहीं, वकालत वकील सियासतदान होता है। ये तो परसेप्शन, आप मुल्क को बनाने वाले कौन थे? वकील थे। महात्मा गांधी वाज वकील, एडवोकेट। जना वाज एडवोकेट। जुल्फ़िकार शहीद भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो वकील थे, बीबी साहबा की हुई थी। तो ये मुल्क तो बनाने वाले हम हैं, और हमें तो फिर जो है फ्रीडम होता है। वकील के ऊपर कोई भी वो नहीं, चार्जेस नहीं होती, तो वो बहुत अच्छा सियासतदान होता है। एतजाज़ एहसन को ले लें आप, खोसा साहब को ले लें, फारूक एच नायक को देख लें, हम सारे बुकले आपने हैं। पूरी लिस्ट जो है वो थमा दी है। अच्छा ये बताइए मैम कि फिर वकालत आपकी चली नहीं चली? बहुत अच्छी चली। बहुत अच्छी। कहते हैं कि जब वकालत अच्छी वकालत चले तो फिर यहाँ तो जज भी नहीं बनना चाहिए और सरकारी वकील भी। आप जज तो नहीं बनी, फिर सरकारी वकील क्यों बन गए? जी, ये वेरी नाइस क्वेश्चन। देखें, मेरी वकालत में मैंने जब मैं असिस्टेंट एडवोकेट जनरल हुई, उस वक्त भी मेरे पास तकरीबन 10 बैंकों की एडवाइज़र थी। मेरा ये काम थोड़ा कम था, जैसे सिविल का या क्रिमिनल का, वो थोड़ा कम था, लेकिन मेरे पास में एडवाइज़र थी, और इतनी बैंकें मेरे पास थीं। उसकी और क्या वजह है कि बैंक में सारे आपके पास आ गए? एक्चुअली ये जो फील्ड है ना, सिविल या क्रिमिनल, सिविल आप चलाएं, या आप सिविल चलाओ या 4 बीवियां रखो। और रियली? हाँ, सिविल में इतनी क्या कहते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। मैंने किया है सिविल, जबकि बैंकिंग में भी सिविल है, लेकिन वो इस तरह का सिविल नहीं है। जहाँ भी हम जैसे कहते हैं ना कि जहाँ भी कोई चीज़ नहीं आती पर्टिकुलर उस लॉ में, तो हम सिविल का टच दे देते हैं उसे। तो बैंकिंग इटसेल्फ इज़ सिविल। लेकिन क्रिमिनल का ये भी था कि कुछ मैंने केसेस ऐसे भी लिए, और कुछ मेरे क्लाइंट ऐसे थे कि वो सिर्फ मुझे देखने की वजह से मुझे वकील बनाया हुआ था, और उनके केसेस मुझे बड़े मुश्किल पड़ रहे थे। तो उस वजह से भी मैं थोड़ा साइड लाइन हो रही थी इस तरफ, और ये फील्ड मेरे लिए बहुत अच्छी थी। इसे कहते हैं हम वाइट कॉलर क्राइम। ये वाइट कॉलर क्राइम था। तो वो जो कोट पैंट और सूट पहन के आता है ना, मैनेजर होगा, बैंक का जो अमलदार होगा, तो वो वाइट कॉलर होगा। यस। तो जो क्रिमिनल है वो ऑफेंसिव होते हैं। ये बंदे जो होते हैं वो नहीं होते। ठंडे होते हैं। हाँ, क्योंकि चोर तो होते हैं ना, हाँ। और वाइट कॉलर चोर जो है चोरी नहीं मानता। नहीं मानता। तो इस वजह से भी शायद ये फील्ड मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट कर अच्छा, रही थी। क्रिमिनल की फील्ड में कोई बड़े केसेस आपको आए? हाँ, कत्ल के, अगवा के? कत्ल के ही थे। पहला जब मैंने पहली जो बेल मैंने आर्ग्यू की थी, वो 11-16 की थी, जना उसमें था। तो वो जो बंदे उसमें इन्वॉल्व थे वो क्रिमिनल ही थे। तो पहली मैंने वो की, क्योंकि अवेलेबिलिटी भी होता है छोटे शहरों में। हमें ये होता है कि कम से कम केस हो, तो इस तरह जो भी मिलता था तो हम ले लेते थे। और मेरी ये थी, क्योंकि नहीं, मेरी आपको ये पता था कि ये दे आर इन्वॉल्व, हाँ हाँ, मुजरिम हैं, देखें बात फिर भी सुने। आपने उनका केस ले हाँ लिया? हाँ, मंसूर साहब बात सुने। वो जो हम कहते हैं ना, गभे जी गोला, रोटी की तलाश। रोटी की जो तलाश है। मैंने जब एडवोकेसी शुरू की, तो उन दिनों में मेरे घर के हालात भी ऐसे थे कि बाबा की पोजीशन पूरी हो चुकी थी उनके बेटे की वजह से, कि जो भी था वो कहीं ना कहीं गुम हो गया, ज़मीनें ये वो। हमारी उन दिनों की जो घर की पोजीशन थी वो बड़ी ख़राब थी। तो हमें अब घर में किसी को कमाना था, तो और तो कोई था नहीं। उनका बेटा तो नहीं कर सक रहा था, वो खुद बीमार थे, बाबा इस पोजीशन में नहीं थे, तो मुझे तो अपने बच्चों के लिए करना था। तो वो ये भी था। दूसरा ये था कि एक लगेसी भी चल रही थी बाबा की वजह से, क्योंकि बाबा ने मोस्टली
ऐसे ऐसे केसेस लिए जिसमें वो फीस नहीं लेते थे, फीस नहीं लेते थे। वही छाप मुझ पे पड़ गई। जो भी मेरे पास आता था, अगर मैं उनसे फीस मांगूं तो कहते मैडम हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। वही बंदा अगर किसी दूसरे वकील के पास जाएगा तो पैसे देगा, हमें नहीं देगा। लेकिन ये है कि शुक्र है कुछ तो कि देते होंगे ना। बहुत रेयर। मैं जब असिस्टेंट एडवोकेट जनरल बनी तो उस वक्त मेरी डायरी में सिवाय बैंकिंग के और कोई केसेस नहीं थे। एक नेब के थे, हाई कोर्ट के नेब के कुछ केसेस थे और ये थे। अदरवाइज यही फ्री के केसेस 70% फ्री। फ्री के केसेस ने आपको परेशान किया, फिर आपने कहा कि चलो ये ऑफर नहीं, आई है। मैंने किया वो इसलिए कि वकील हो, डॉक्टर हो, टीचर हो, उसको कुछ ना कुछ दान पुण्य करना चाहिए। ये हमारा दान है, हमारे इल्म का ज़कात। ये ज़कवात है, करनी चाहिए। लोग बड़े तकलीफ़ में हैं। आप यकीन करें, जब हमारे वकील उनको घुमाते हैं ना, हमें पता होता है ये केस कितनी हेयरिंग का है, लेकिन वो जो 2 हेयरिंग का केस जो होता है ना, 12 हेयरिंग में चला जाता है, उसमें क्लाइंट बड़ा सफ़र करता है। वकालत वाले पेशे को आपने कैसे देखा, कैसे महसूस किया कि ये जो वकील हजरात हैं ये ठीक करते हैं या इसमें डंडी मारते हैं? डंडी हर जगह मारी जाती है मंसूर साहब। वकालत जो है ना, वकालत माय पैशन, मेरा इश्क है। और जब मैं ये अपना काला कोट पहनती हूँ ना, तो मैं इसे कहती हूँ लॉयन स्किन। वो जब पहनती हूँ ना तो मुझ में पता नहीं कहाँ से मुझ में डेयर है और आ जाती है। अगर आप प्रॉपरली करें, पॉजिटिव लेवल में करें, तो ये तो प्रोफेशन में कहती हूँ कि वलियों का है, अगर हम उस तरह से करें तो। लेकिन अगर हम पैसे के लिए कर रहे हैं और किसी का खून ही चूस रहे हैं, तो फिर तो कहते हैं ना कि वकील की गलती से 6 फुट ऊपर जाएगा, डॉक्टर की गलती से 6 फुट नीचे जाएगा। तो ये होता है फिर। तो प्रोफेशन बहुत अच्छा है। लेकिन आज के वकला जो हैं जिस तरह से वकालत कर रहे हैं, मार धाड़ कोर्टों में, और ख़ास तौर पर जो है अगर आपका कोई मुखालिफ आ रहा है तो उसको अपील होने नहीं दे रहे हैं, ग्रुप बना के चढ़ाइयाँ करते हैं, इस अमल को कैसे देखते ये हैं? अमल वकील का अमल नहीं है। ये तो इसको हम सिंधी में कहें तो धाड़ेल फैक्टर कहेंगे कि आप मेरे एरिया में नहीं आए। कोर्ट सबका है, लॉ सबका है, अमीर है, गरीब है। वकील जो हैं ऐसे ऐसे घरानों से आए हैं जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है। ये तो जस्टिस दिलाना क्या समझ रहे हैं आप किसी को? न्याय दिलाना। अन्याय तो आप करते हो, न्याय दिलाना एक सवाब का काम है ना। लेकिन आजकल ये जो वकालत हो गई है वो कुछ इस तरह की हो गई है कि उसमें ये आप वाला एलिमेंट है, लेकिन ये वकील का ज़र्फ नहीं है कि अच्छा, आपने नेम प्लेट लगा दी गाड़ी के पीछे और आप टूल प्लाजा पे जाके खड़े होके कहें कि हमने पैसे नहीं देने। नो, टूल अगर सबके लिए है तो हमारे लिए भी है। नेम प्लेट लगाने से या एडवोकेट लिखने से, ये बड़ी बड़ी लिखते हैं, ये जो होगा ना ख़ानदानी बंदा वो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करेगा। किराए के घर लेते हैं, फिर किराया नहीं देते हैं, फिर जाके हाँ दरख्वास्त हाँ, लगा देते कब हैं, से हो ये जाते इसको हैं। आप कैसे देख रहे हैं? मैं इसको वकील को हटा दें। मैं ऐसे किसी भी शख्स को इंसान नहीं मानती कि अगर आप किसी का हक खा के, किसी को किराया ना दे के, इन दी नेम ऑफ योर प्रोफेशन, उसकी आड़ लेके आप किसी को तकलीफ़ दें, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। आप न्याय की बात करते हैं, आप तो अपने लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, तो आप किस तरह के वकील हुए? वैसे खुद इंडिपेंडेंट लायर और फिर गवर्नमेंट की तरफ से जो है असिस्टेंट एडवोकेट जनरल बन जाना, फिर एडिशनल एडवोकेट जनरल, सरकारी वकील बनना, आसान लफ्ज़ में, तो कौन सी चीज़ ठीक है, इस तरफ वाली इस तरफ वाली? एक्चुअली कुछ हालात ऐसे थे मंसूर साहब कि मुझे शहर छोड़ना पड़ा हकीकत में, क्योंकि उन्हीं दिनों में लाड़काना छोड़ के कराची आई? हाँ, वो इसलिए भी था कि कुछ हालात ऐसे पैदा हो चुके थे कि कुछ एलिमेंट थे जिनसे थ्रेट भी था, तकलीफ़ भी थी।
2015 में 14 में मैं थी अपने कम्युनिटी की चेयरपर्सन हुई, और ये पाकिस्तान की पहली खातून थी जो इलेक्ट होके आई। हिंदू काउंसिल नहीं, इसे हिंदू काउंसिल नहीं कहेंगे, इसे हिंदू पंचायत लाड़काना कहेंगे, हिंदू पंचायत। ओनली फॉर लाड़काना। ओके। डिस्ट्रिक्ट की तो मैं एडवाइज़र थी। डिस्ट्रिक्ट में नसीराबाद आ जाता है, नौंदेरो, रत्तोदेरो ये आ जाता है, लेकिन सिटी की मैं हुई। और ये तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ कि सिंध के अंदर, बल्कि मैं तो कहती हूँ सब कॉन्टिनेंट के अंदर, कोई औरत इलेक्ट होके आए। अगर औरत आती है, आपका मुखालिफ जो ग्रुप है वो फिर खड्डे खोदना शुरू कर देता है। एक वो लोग होते हैं जो काम नहीं करते, एक दूसरे को काम करने नहीं देते, और एक होते हैं जो काम में हिंड्रेंसेस डालते हैं। मेरे साथ वो सब हुआ। जीत के तो मैं आ गई, काम करने नहीं दिया काम ही नहीं करने दिया। और उन लोगों ने कुछ ऐसे माहौल, जो आपकी कम्युनिटी है हिंदू, वो तो बहुत शांति वाले, अमन वाले, ना 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 ना, पैशंस वाले हैं। हम शांति वो करते क्यों हैं। शरारती कर रहे थे? हम शांति करते हैं जो हमारे सामने पावरफुल होगा। हम हैं शांत, लेकिन एक माइंडसेट तो है ना हर जगह। औरत की अजारादारी या औरत को किसी स्टेटस पे आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। बीबी साहिबा को क्यों किया? बीबी साहिबा के लिए भी तो जहाज़ों से बैनर फेंके गए ना। क्या था? सिर्फ ये था ना कि वो औरत थी। औरत है। ठीक है, उस बेचारी को भी लेना पड़ा कि मैं शादी करूं। यही था ना। मोहतरमा फातिमा जना, उस वक्त के डिक्टेटर ने उस औरत को फाउंडर ऑफ पाकिस्तान की, शी वाज सिस्टर ऑफ फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, जिसने हमें ये मुल्क दिया, उसकी बहन के साथ हमने क्या किया? उसकी लालटीन बिल्ली के गले में डाल के उस वक्त के बंदों ने, जो उनके अपोजिट थे, उसकी बाक़ियात तो अभी तक चल रही है। तो वो बाक़ियात हमारी कम्युनिटी में भी तो आई है ना थोड़ी थोड़ी। तो कल्पना को कैसे बर्दाश्त करेंगे? कुछ हालात ऐसे हो गए। उन्हीं दिनों में वाइस प्रेसिडेंट थी अपने बार की भी, लेकिन जो कुछ मुझसे हुआ मैंने किया, और आज तक वो मेरा किया हुआ उसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन लोगों को चुभन होती है। मैं तो सिर्फ औरत हूँ, आप मर्द को बर्दाश्त नहीं करता, मुझे तो दूर की बात है। तो मैम, जैसे आप कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे जो मुआशरे में औरत को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है, कभी ये फीलिंग आई कि काश औरत ना होती, मर्द होता? नहीं, कभी नहीं आई। मुझे फ़ख्र है कि मैं एक तो उस धरती की बेटी हूँ जहाँ पर ससुई, जहाँ पर मारवी, और जो कच्चे घड़े पे निकल जाती है, मैं उस देश की बेटी हूँ। मारवी, जिसको मैं कहूँगी कि ईअं न मारुन रीत जे सेण मटाइन सोनते। हाँ, उस औरत ने एक मिसाल कायम की। भिटाई ने मुझ पे गाया। मुझ पे मीन्स कि औरत को भिटाई ने। भिटाई के सारे सुरों की जो हीरो हैं वो ख़वातीन हैं, वही मर्द कोई नहीं है। और कितना लिबरल माशरा था वो। ठीक है, अब आती हूँ कि मैं जिस धर्म से ताल्लुक़ रखती हूँ वहाँ पर औरत को देवी कहा जाता है। देवी माना गॉडेस्ट। ठीक है, आज भी सारे जो पोर्टफोलियो हैं वो औरत के पास हैं। हम अन्नपूर्णा माना जो खाना खाते हैं वो अन्नपूर्णा से मांगते हैं। लक्ष्मी, दौलत हम माता लक्ष्मी से मांगते हैं। जन्म हम माँ की कोख से लेते हैं। औरत जब दफनाए जाते हैं तो मट्टी में, धरती माता। अगर हमारी हड्डियाँ विसर्जन होती हैं तो वो गंगा मैया में जाती हैं, गंगा माता औरत। ठीक है, सारे पोर्टफोलियो तो औरत के पास है। ये माइंडसेट है। हम वलियों को पैदा करती हैं। औरत जो है ना वो वलियों को पैदा करती है। फिर अगर हम आए, अब मैं सिंध की बात करूँगी। ठीक है, सिंध इन मज़हबों से बिल्कुल आगे है। हम अगर हुजूर साईं के आखिरी खुतबे में जाएं तो उसमें कहीं था क्या? हुजूर साईं ने खुद उस औरत से शादी की जिसके हस्बैंड नहीं थे, और उनसे वो बड़ी थी एज में, और उस दौर में वो औरत व्यापार करती थी। आप देखें ना, हम बड़ी मिसालें मौजूद हैं। ये ऐसी मिसालें हैं, और आप वहाँ भी नहीं जाएं। अगर हम सिर्फ सब कॉन्टिनेंट की बात करें, इंदिरा गांधी कौन थी? हसीना वाजिद कौन थी? अगर हम जाएं, एलिज़ाबेथ टेलर कौन थी?
यूके की जो अभी ये रानी मरी हैं वो भी तो औरत ही थी ना। ये है कि औरत को मानना मतलब है, देखना तो है, आंखें ठंडी तो करनी है, मानना नहीं है, लेकिन मानना पड़ेगा। हम दो मतलब जो हैं औरत और मर्द एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। ये चीज़ें जब तक निकलेंगी नहीं तो हम आज़ाद या हम जो है तरक्की नहीं कर सकेंगे। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा मैम, आपने बहुत अच्छा डिफ़ाइन किया औरत को। अच्छा मुझे ये बताएं कि ख़वातीन जो होती हैं वो अक्सर कर घरों में काम करती हैं। जब आपकी शादी हो के गई तो जो पहला एक्सपीरियंस कैसे था उमूर ख़ानदारी का, ख़ास तौर पर जो प्याज व्याज तो काटे होंगे ना आपने भी, तो वो तजुर्बा कैसा? मैं जिस घर से गई तो नो डाउट हमारी भी जॉइंट फैमिली थी, भाभियाँ थी, मदर थी, लेकिन मुझे है आँखों में प्रॉब्लम, मैं ज़्यादा रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो माँ होती है तो अम्मी बेचारी मुझे बर्तन नहीं धोने देती थी, और मैं जॉब भी करती थी और होशियार होती थी, पढ़ने में भी अच्छी थी, तो अम्मी मेरा इस मामले में ख्याल भी करती थी। तो मेरी छोटी शादी से पहले? हाँ, तो छोटी बहन को करती थी कि बर्तन तू धो ले, उसके नेल्स ख़राब हो जाएंगे। और मैंने कभी प्याज नहीं काटा, कभी नहीं। लेकिन जब मैं शादी करके गई तो वो घर जो था, मेरी तो जॉइंट फैमिली थी, हमारे भी बहुत थे लोग, लेकिन वो ज़िला था पूरा। सिला कैसे? मतलब वो एक डिस्ट्रिक्ट था, इतने लोग थे और इन लोगों का खाना बनना था। सोबो साहब, सोबो ज्ञान जदन साहब जी, की फैमिली के लोग इतने थे कि इतने थे, कि मैं आपके कहती थी ज़िला लग इसको रहा है। आप घर नहीं कह सकते, इसको आप ज़िला डिक्लेयर करें। इतने लोग मैंने पहली दफ़ा देखा, लोगों से ज़्यादा नौकर होते थे। उनके खाने सब ख्वातीन बनाती थी? हाँ, और वाज अ टफ जॉब, क्योंकि मुझे शादी से पहले ये खबर होती थी कि मुझे लेग पीस खाना है, मुझे चिकन की और पता नहीं होता था। मुझे यही था कि लेग पीस मेरे लिए वो ही रखा जाता था। शादी के बाद पता चला कि चिकन के साथ और कुछ भी होता है। और जब पहली दफ़ा मुझे मेरी सास ने कहा कि ये किचन है और ये है, मैं तो किचन देख के परेशान हो गई, क्योंकि काम करती थी मैं, लेकिन वो काम और इसमें बड़ा फ़र्क था। और जब मैंने पहली दफ़ा प्याज काटे, 5 किलो प्याज, 5 किलो प्याज काटने जी पड़े? हाँ, और जो मेरी दुर्गत हुई, मतलब उसके बाद मेरी हालत ख़राब हो गई, वाकई हालत ख़राब हो गई। अच्छा, आपने जॉब भी किया, आपने वकालत भी, घर में काम भी किए, उमूर खानादारी के सारे फ़राइज़ निभाए। आजकल की हम लड़कियां देख रहे हैं कि वो घरों में काम भी नहीं करती, शादी होकर जब जाती हैं दूसरे घरों में तो फिर वहाँ से मसाल होते हैं। ये जो परसेप्शन है ना कि मैं 21 ग्रेड की ऑफिसर हूँ, मैं 22 की हूँ, मैं एडवोकेट जनरल हूँ, मैं मेंबर हूँ। आप माँ नहीं हो क्या? आप बीवी नहीं हो क्या? आप बहन नहीं हो क्या? है ना हम। काम करने में आखिर तकलीफ़ क्या होती है? हेल्पर रखना चाहिए, मेरे घर में भी हैं, लेकिन मैं तकरीबन कोशिश करती हूँ 70% काम खुद करती हूँ, क्योंकि मैं अर्ली राइज़र हूँ, मैं सवेरे उठती हूँ, मैं आम औरतों की तरह सोती नहीं हूँ, मेरे टाइमिंग्स हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी के शेड्यूल बनाए हुए हैं, उस पे चलती हूँ, मेरे काम हो जाते हैं। तकलीफ़ होती है, लेकिन मैं लड़कियों को कहूँगी कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप एमएलई करके जब यूएसए चली जाती हैं, आप यूके चली जाती हैं, तो वहाँ तो सब खुद करना वहाँ पड़ता। कौन सी मासी आती है? वहाँ कौन सी माँ आपके साथ होती है? कौन सी बहन होती है? आपको खुद करना होता है। और तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ का तरक्की करने का राज ही यही है कि उनको पता है कि हमने कौन सा काम कैसे करना है। ये जो हमारे यहाँ परसेप्शन है ना कि मैं ऑफिसर हो गई तो मेरे पीछे गाड़ी चले, ये चलते सायरन रहें, बजाते जाओ। सायरन चलता रहे। मैंने आज तक कभी गार्ड नहीं लिया, मेरी गाड़ी में कोई गार्ड नहीं होता। मैंने कभी इस चीज़ को, खुद दरवाज़ा खोलती हूँ, खुद बैठती हूँ, खुद सामान उठाती हूँ, अभी भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये होना चाहिए, बजाय कि आप दूसरों के मुल्क में जाके वाशरूम धोते हो, अपना धोया तो क्या हुआ। दूसरों के घरों में जाके, रेंट पे जाके रहते हैं या दूसरे मुल्कों में, उनके घरों को साफ़ करते हैं, उनके किचन साफ़ करते हैं। अपने घर में अगर हमने अपने मियाँ को, अपने बेटे को, अपने भाई को चाय का कप दे दिया या खाना बना के गरम दे दिया, तो इसमें हमारा क्या जाता है? आखिर क्यों नहीं कर सकते?
और अगर हमारे बच्चों ने, मेरे हस्बैंड ने ये किया तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हम दोनों ने तो घर चलाना है ना, तो इसमें क्या हर्ज है? अच्छा मैम, आपके आते हैं इस पे कि आप एडवोकेट जनरल से फिर बनाएंगी मेंबर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, तो आपने पब्लिक सर्विस कमीशन का माहौल कैसे देखा? मेरे साथ तो बहुत अच्छा है, पर हाजमा ख़राब है। हाजमा ख़राब है। हम लोग अभी तक उसमें शायद फिट नहीं हो रहे। जो काफ़ी सालों से इल्ज़ामात लग रहे हैं पब्लिक सर्विस कमीशन पे जी। कि मेरिट नहीं हो रहा है, लोग पैसे दे के वो पास हो जाते हैं, उनको लिखना पढ़ना नहीं आता है, आपने क्या फ़ील किया? मंसूर साहब, एक बात सुने, आप जैसे जिस फील्ड में हैं, येलो जर्नलिज्म यहाँ पर भी है। आपके जो कोलीग होंगे, पर्चियाँ, ख़त, ये सब जगह चल रहे हैं। मैंने जब इंटरव्यू लिया तो उस रब ने, जिसने मुझे वो इज़्ज़त दी, या उन्होंने जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे उठा के यहाँ बिठाया, मुझे उनकी भी तो मान सम्मान को रखना है ना। मैंने इंटरव्यू लिया, मैंने अपनी ईमानदारी से लिया, मैंने रिज़ल्ट बना के दे दिया। फिर वही लोग पास हो गए? टू सम एक्सटेंट, टू सम एक्सटेंट अच्छा। हमने दे दिया। भाई ये है, आगे क्या हो रहा है मैं उसके लिए कुछ नहीं कह सकती, पर मैं एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि जब उंगली उठाता है ना कोई, तो एक उंगली दूसरे की तरफ होती, बाकी अपने तरफ होती हैं। ये तो पब्लिक सर्विस कमीशन है, हमारा अपना इदारा है, ये चूल्हे जलाने वाला इदारा है, और ये वो है जो प्रेसिडेंट बनाएगा हमारी आइंदा नस्लों का। इसको अच्छा होना चाहिए, पर आप सबको एक ही कश्ती में सवार मत करें। उंगली उठाने से पहले ये ज़रूर देखें कि जिसने ये इंटरव्यू लिया या जिसकी तवज्जुह से वो बंदा या बंदी आई, उसने क्या किया। इन चीज़ों को हमने देखना है, और अपने इदारों को सिवाय ये कि उंगली उठाएं, हम बेहतरी की तरफ क्यों नहीं आ रहे? अगर हम देखें तो कौन सा इदारा बचा हुआ है? लेकिन ये तो मेरिट पे काम करने वाला इदारा रहा है, इस पे तो हज़ारों नहीं लाखों ख़ानदानों की मैं तो कहती हूँ ऐसे ऐसे उम्मीदें हैं। उम्मीदें, और उनका हक है, वो पूछें। पर ये जो है ना कि जो फेल हो गया, अब मैं आपको एक बात बताऊं कि कभी कभी ये है कि आपने रिटन पास कर ली, रिटन आपने बैठे घंटा बैठे, उसमें 3 ऑप्शन होते हैं, फलां क्वेश्चन है उसके 3 ऑप्शन है, लकीली आप पास हो गए। लेकिन जब मेरे सामने आके वो बच्चा बैठेगा या बच्ची बैठेगी, नॉट ओनली मी, मेरे 15 और भी मेंबर हैं इंक्लूडिंग मी, हर बंदे का, हर मेंबर का बात करने का, परख करने का जाविया अलग है, ठीक है ना। हम उसको देखेंगे। अभी जैसे मैंने टीचर्स का लिया, हमने उनको लिखवाया बोर्ड पे, मैंने मेरे साथ जो मेरे मेंबर थे, हमने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी, हमने उनका वियन देखा। मैं आपको मज़े की बात बताऊं, एक बच्ची से मैंने सवाल किया कि बैरूत कहाँ है, तो उसने कहा कि सिंध में है। सिंध में है? मैंने कहा कह तो तू सच रही है, पर शुक्र है खुदा का, मेरे मालिक का, कि वो बैरूत यहाँ नहीं है। आप ऐसे ऐसे बच्चे हमने देखे कि जिनको ये पता नहीं था कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जना, मैंने तो ना उनके दादा ही का नाम पूछा कि वो हिंदू थे, अल्लामा इकबाल का दादा हिंदू था, मैंने वो भी नहीं पूछा, पूछा कि उनके भाई बहन कितने थे। इवन उनको ये पता नहीं था कि फ़ातिमा जना मोहम्मद अली जना की बहन है। ऐसे ऐसे लोग भी आए। लेकिन वो तो कहते हैं हम 80-90% हमने मार्क्स लिए, हाँ, ले इंटरव्यू में आते फेल किया हैं, गया। ले आते हैं, ले आते हैं, कैसे ले आते हैं? ले ही आते हैं। तुक्का लगाते हैं या कोई मैनेजमेंट हो रही मंसूर है? साहब, इसे कहते हैं कि इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। मैं ये नहीं कहती कि हम लोग गंगा में नहाए हुए हैं, पर गंगा में डुबकियां सब मार रहे हैं। किसने ज़्यादा मारी हैं, किसने थोड़ी मारी हैं, पर कोशिश में है। मैं आपके तवज्जुह से अपने, ये मेरा घर है, ये सिंध
ये मेरा घर है। मैं इनसे ज़रूर कहूँगी कि काफ़ी अच्छाई हो रही है, अच्छाई के लिए मिलें, जुड़ें। तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। आपका ताल्लुक हिंदी कम्युनिटी से है, आप उनकी पंचायत की हेड भी रही हैं, बहुत एक्टिव भी हैं। कई सालों से हमने देखा है कि फोर्स मैरिज जो है या कन्वर्जन ऑफ रिलीजस का अमल हुआ है, जिसमें बड़ी तहरीकें हुई हैं, असेंबली में बिल भी पास हुआ है, लेकिन उस पर फ़र्क तो नहीं आ रहा है। वो भी एक शख्स घोटकी का है, पीर साहब, वहाँ सारी बच्चियाँ जाके इस्लाम कबूल करती हैं, या मतलब उसकी क्या ख़ास वजह है? ईज़ी टू एक्सेस है। एक्चुअली क्या है, जब जब स्टेट फेल होती है ना, तो ऐसी गलत चीज़ें वहाँ पर पनपना शुरू हो जाती हैं। हमने एक माइंडसेट बनाया कि हिंदू की बेटी माले गनीमत, हिंदू की प्रॉपर्टी माले गनीमत। ये मैंने नज़म लिखी है। माले गनीमत और जन्नत की चाह कहाँ लिखा हुआ है कि आपको किसी को कन्वर्ट करके जन्नत मिलेगी? है कहीं? वो तो सबके हैं, रब्बुल आलमीन है, वो तो सबका है ना। पर एक ये माइंडसेट जो बना हुआ है, और दूसरा ये कि जब सज़ा और जज़ा नहीं होगी, जस्टिस दिखाई देना चाहिए, तो वहाँ पर ऐसी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो इस चीज़ के लिए नो डाउट कि 18 ईयर्स भी हो गया, 18 ईयर्स भी सिंध में, जबकि 18 ईयर तो उस वक्त भी था जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को रुती से इश्क हुआ, तो उसको भी इंतज़ार करना पड़ा था। इट मीन्स कि 18 ईयर उस वक्त भी था, लेकिन वो 18 ईयर्स गायब हो गया हमारे यहाँ। हमारे यहाँ फिर क्या आ गया कि अगर लड़का और लड़की अटेंड द एज ऑफ प्यूबर्टी तो दे हैव राइट कॉन्ट्रैक्ट देयर मैरिज। अब वो आ गया। फिर एक वर्क हुआ कि 18 ईयर्स आ जाए, वो आ गया। अब ये है कि होना ये चाहिए कि अगर ये बच्ची आ भी गई, बच्चा, मोस्टली बच्चियाँ आ रही हैं, सारा इश्क लड़कियों में आ रहा है, लड़कों में नहीं आ रहा। सिर्फ क्रिश्चियन बच्चियाँ या उनमें आ गई। कम से कम ये होना चाहिए, अगर वो 18 ईयर की नहीं है, आप उनको वालिदैन के पास भेज दें, ना कि आप उनको शेल्टर होम में रखें, या ऐसी न्यूट्रल प्लेस हो जहाँ पर इजी टू एक्सेस दोनों के लिए हो, या नो इजी टू एक्सेस हो, तो बंदा पीस ऑफ माइंड से। हमने बहुत सी तजवीज़ें दी हैं, फिर भी शुक्र है कि सिंध गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ किया हुआ है, लेकिन ये है कि वो जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइड, वो नज़र नहीं आ रहा है। तो इस वजह से ये चीज़ एक्सेसिव होती जा रही है। अच्छा, एक तनकीद ये भी हो रही है हिंदू कम्युनिटी पे कि वो बच्चियों की शादियां देर से कराते हैं, जिस वजह से बच्चियों में बगावत आ जाती है। ये बात सही है? नहीं, देखें, जो बच्ची पढ़ेगी, अब मेरी बच्ची पढ़ रही है, वो शादी के लिए फ़िलहाल वो अग्री नहीं है। पढ़ाई को हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कहीं कहीं तो शादीशुदा, एक मैंने केस लड़ा था, वो बंदी, उसके 7 बच्चे थे, और वो बंदी किसी मुस्लिम के साथ चली गई, और देखें जब वो गई तो वो प्रेग्नेंट थी। तो मैंने कोर्ट में एक क्वेश्चन उठाया कि ये बच्चा जो पैदा होगा, ये उस बंदे का, हिंदू का कहलाएगा, या जिसके साथ गई है उसके साथ होगा? ये तो हमारा जो शरीयत लॉ है उसमें भी है कि जो प्रेग्नेंट वुमन है, आप उससे वो, जब तक उसकी डिलीवरी नहीं हो जाती, इवन डाइवोर्स हो जाती है, तब भी इद्दत रखी हुई है। हस्बैंड के डेथ के, इवन आपके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तब भी एक टाइम रखा है। तो एक विजडम है ना इसके पीछे। जी हाँ। लेकिन क्योंकि वो हिंदू थी, उसको ले जाना है। मैंने कहा ये तो भाई रेडीमेड, इसको बच्चा भी मिल जाएगा, तो वो किसका कहलाएगा? फिर क्या हुआ? वो केस चला, काफ़ी चला, और मैं कराची तक आई थी यहाँ पर। तो वहाँ पर फेडरल शरीयत की एक रूलिंग थी, जो उस वक्त के एडिशनल एडवोकेट जनरल लेके आए। मैं उस वक्त प्राइवेट लॉयर थी। उसमें एक लाइन लिखी हुई थी कि वंस अ पर्सन कन्वर्टेड इन इस्लाम, तो वो काफरों के पास नहीं जा सकता। और इस चीज़ ने मुझे इतनी तकलीफ़ दी थी। ओपन कोर्ट में मैं, मतलब
में रो पड़ी थी कि हम काफिर नहीं हैं। तो ये जो अल्फाज इसमें लिखे हुए हैं ये नहीं होने चाहिए। हाँ, ये कह दें कि वो अपने पेरेंट्स के पास नहीं जा सकती, ये कौन सी रूलिंग है? वो बंदी फिर शेल्टर होम में रही और शायद डिलीवरी के बाद मेरे ख्याल में शायद वो अपने हस्बैंड के पास चली गई थी फिर। मैम बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और इंतहाई अहम बातों से हमारे नाज़रीन को रोशनास कराया, और हम आपको फिर बार बार तकलीफ़ें देते रहेंगे कि मज़ेदार बातें हमारे व्यूअर्स से शेयर करें। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ जो आज की जो मेरी गेस्ट हैं कल्पना देवी साहिबा, उनकी बातें आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। उनका करियर कैसे स्टार्ट हुआ, फिर कैसे शादी हो के एक बड़े अदीब, नामुर अदीब के घर में गई, वहाँ का माहौल, वहाँ का रहन सहन, और वहाँ बगावत ने और परवान चढ़ी, फिर जो है वकील बन गई, वकील से फिर सरकारी वकील बन गई, आजकल जो है वो मेंबर हैं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, उस पर भी उन्होंने खुली गुफ्तगू की। मुझे यकीन है कि आपको इनकी गुफ्तगू पसंद आई होगी। अपने राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अपने मेज़बान मंसूर मुगेरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।